सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अजहर जावेद और मेरे साथ होंगे माहिर बैनुल अक़वामी अमूर अहमद हसन अरबी। और आज के जो मौज़ूआत हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे बलूचिस्तान की, और बलूचिस्तान के जो हालात हैं, मेरा ख्याल है अब तो तकरीबन तमाम लोगों को मालूम है कि वहाँ पे कौन से फैक्टर हैं जो बदअमनी को फ़रोग़ देना चाहते हैं, वहाँ के हालात ख़राब करना चाहते हैं। हम माजी में भी देखें तो गैर मुल्की क़ुव्वतें वहाँ के हालात को अपने मंशा के मुताबिक या अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करती रहीं। अभी यहाँ पर एक जो मुहिम चल रही थी बलूचिस्तान के हवाले से, एक जलसा हुआ। उस जलसे के क्या हालात हुए, कैसी रैली हुई, इस पे आज हमें तफसील से आगाह करेंगे अहमद। बलूचिस्तान को लेके आलमी कुव्वतें हमेशा से पाकिस्तान को टफ टाइम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज सुना है कि ये जलसा या रैली वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं गई। क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल ऐसे ही है अजय भाई। यहाँ पे जो इन्होंने BYC ने एक 25 जनवरी को एक प्रोपोगंडा बलोच मार्टर डे के नाम से मनाने की कोशिश की, और अनडाउटेडली दुनिया के अंदर आप जितनी भी इंसिडेंट मोमेंट्स देखते हैं, दहशतगर्दी देखते हैं, बगावतें देखते हैं, कोई ना कोई उनको पुष्टपनाही हासिल होती है कहीं ना कहीं से किसी ना किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की। तो बलूचिस्तान के अंदर भी जो फसाद, दहशतगर्दी, जो कत्लेआम इन्होंने पाकिस्तानियों का किया पिछले कई दिहाइयों से, उसमें ये एविडेंट यानी अनडिनाइबल प्रूफ्स पूरी दुनिया के सामने हैं कि यहाँ पे हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत अहम किरदार है बलूचिस्तान के अंदर फितना फसाद। अब उसका सबसे बड़ा सबूत हमारे पास उनका इंडिया का वो कुलभूषण यादव है, जिसने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया कि रॉ किस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाती है, क्या उनका ऑपरेशनल मैकेनिज्म है, किस किस तरीके से वो बलूचिस्तान के अंदर अपने एसेट्स बनाते हैं, उनको खरीदते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आज का इनका एक इवेंट था, जो इन्होंने बलोच सो कॉल्ड बलोच मार्टर डे सेलिब्रेट करना था, तो उसमें इनको कई महीनों से ये उसकी तैयारी कर रहे थे। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, पूरी इनकी कैंपेनिंग थी सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड के ऊपर, और फिर अनलिमिटेड अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इनको दिए जाते हैं पाकिस्तान की दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, जो कि फिर बलूचिस्तान के अंदर फसाद और फितने के लिए इस्तेमाल। इस इवेंट के लिए भी इनके पास बेतहाशा रिसोर्सेज थे, लेकिन इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद, जो वो इवेंट इन्होंने किया वो एक फेलियर था। लोग ही नहीं आए उसमें, और लोगों ने एक तरह से रिजेक्ट किया। तो यहाँ पे एक बहुत क्लियर मैसेज हमें मिलता है, और पूरी दुनिया को भी ये बहुत क्लियर मैसेज मिलता है कि आपके पास बेतहाशा रिसोर्सेज हों, आपके पास दुनिया की हर ताकत हो, आपके पास हर तरह का अबलागी दहशतगर्दी करने का हथियार मौजूद हो, आपके पास हर तरह के एसेट्स मौजूद हों वेस्टर्न मीडिया में हर जगह पे, लेकिन जब तक ग्राउंड के ऊपर मौजूद पब्लिक आपका ये फसाद का, दंगे का, लड़ाई का, पाकिस्तान से अलहदगी का, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का, मुसलमानों का कत्लेआम करने का, जब तक अवाम ये बयानियां आपका नहीं खरीदती, आप कुछ नहीं कर सकते। आपका सारे रिसोर्सेज वेस्ट हैं। जिस तरह आज आपने बलूचिस्तान में भी देखा है कि बलूचिस्तान की अवाम ने इनकी सारी इन्वेस्टमेंट, इनके सारे रिसोर्सेज को, वो आज जो उन्होंने मैसेज दिया है वो इन्होंने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया, और इनके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन आई है, सिर्फ और सिर्फ जगहसाई आई है, और सिर्फ ह्यूमिलिएशन आई है। अच्छा अहमद, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के जो हालात हैं, उसमें हमारे हमसाया मुल्क भारत का एक बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। इंटरनेशनली भारत को बहुत सारी जगहों पे पहले ह्यूमिलेशन का मुज़ाहरा या सामना करना पड़ रहा है। जो अभी ट्रंप जो हैं नए अमेरिकी सदर, उनकी जो हलफबर्दारी की तकरीब थी, उसमें भी जो बहुत बड़ा एक एलिमेंट देखा गया, जो इंडिया में भी बहुत डिस्कस में हुआ उस पे, वो अलहदगी पसंद जो खालिस्तानी रहनुमा उनकी मौजूदगी थी। इसको कैसे देख रहे हैं? क्या अमरीकी जो ट्रंप जो सदर है, वो या उनकी इंतज़ामिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, कि जबकि कहा तो ये जाता है कि भारत का बहुत ज़्यादा असर व रसूख होगा नई अमरीकी इंतज़ामिया में। देखें अजय साहब, बात यह है कि इंटरनेशनल रिलेशंस का और
स्टेट्समैनशिप का, नेशन बिल्डिंग का, कौमों की अरूज और जवाल का एक बड़ा गहरा प्रिंसिपल होता है कि एज यू सो शैल यू रीप। इंसानी आम जिंदगी में भी यही प्रिंसिपल होता है। और जब आप कौमों की बात करते हैं या आप पूरी दुनिया की बात करते हैं तो वहां पे भी यही प्रिंसिपल होता है कि जो आप करोगे वो आपके सामने आएगा, आपको भुगतना पड़ेगा। और इस वक्त आप इंडिया के जो हालात हैं आप देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में इस बॉर्डर यानी इंडिया के ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हर जगह के ऊपर आग लगी हुई है। इंडिया में इस वक्त 120 प्लस आज़ादी की तहरीकें हैं और इसमें बहुत बड़ी बड़ी तहरीकें हैं। इंडिया के अंदर जो नागालिम और नागालैंड का इलाका है वहां पे दुनिया की तारीख की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे पुरानी आज़ादी की तहरीक चल रही है। चाहे कुकी क्रिश्चियंस हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख खालिस्तानी हों, हर जगह के ऊपर मोदी की फैशिस्ट जो नज़रियात थे उनके खिलाफ पूरे इंडिया से आवाज़ें उठना शुरू हो गई। और मेनलैंड इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं। और उसके पीछे जो कसूरवार है वो सिर्फ मोदी और आरएसएस की फैशिस्ट नज़रियात हैं, जिन्होंने इक़्तिदार 2014 में जब संभाला है तो उसके बाद इन्होंने स्ट्रेट नारा ये दिया कि 2030 तक हम इंडिया से हर मजहब का खात्मा कर देंगे, इंडिया विल ओनली बी फॉर हिंदूज। सो ये जो फैशिज्म था इसकी वजह से पूरी इंडिया के अंदर वैसे ही जो है वो मोदी के खिलाफ सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आपने देखा कि ट्रम्प के और इंडियन गवर्नमेंट के आपस में, इस एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन गवर्नमेंट के आपस में बहुत ज्यादा इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। ये इसको बैकग्राउंड में आप देखें, जो अमेरिका की अंडरलाइंग पॉलिसी थी वो पिछले 2 साल, जब वो हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर हुआ कनाडा में, उसके बाद से वो बहुत चेंज हो गई थी अमेरिका को लेके, सॉरी इंडिया को लेके। और फिर अभी भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आपने देखा कि इंडिया ने बहुत ज्यादा जोर लगाया, लेकिन नरेंद्र मोदी को ऑफिशियल इनविटेशन ट्रम्प की इनॉग्रल सेरेमनी का नहीं आया। इस हद तक कि जो एम्बेसडर है अमेरिका का इंडिया के अंदर, उसको बयान देना पड़ा कि ये जो सेरेमनी थी ये ओवर क्राउडेड थी और हम इस मोदी को अगर नहीं बुलाया गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे इंडिया के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात है, और ये वो फेस सेविंग के लिए बयान देना पड़ा। और फिर एक बहुत हैरानकुन चीज देखने को मिली कि जिस शख्स को पूरा इंडिया कहता है कि जी ये दहशतगर्द है और टेररिस्ट है और ये और वो, गुरवंत सिंह पन्नू, जिसके ऊपर अमेरिका के अंदर असैसिनेशन अटेम्प्ट भी करवाए, जो कि एक फेमस सिख राइट एक्टिविस्ट है, उसको ट्रम्प की इनॉग्रेशन सेरेमनी के अंदर ऑफिशियल इनविटेशन गया। सो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि मोदी को नहीं बुलाया लेकिन गुरवंत सिंह पन्नू को बुला लिया। और इसकी बैकग्राउंड ये है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के ओहदे पे ट्रम्प ने, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के ओहदे पे ट्रम्प ने अपॉइंट किया है हरमीत ढिल्लों को। हरमीत ढिल्लों ये जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, एक बड़ी फेमस लॉयर हैं, इनकी बहुत क्लोज इंक्लिनेशन है खालिस्तान कॉज और खालिस्तान मूवमेंट की तरफ। जब इंडिया के अंदर फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, जब सिखों के जो जमीन थी उसके ऊपर इन्होंने गासिबाना कब्जा करने की कोशिश की हुकूमत ने, तो पूरे सिख दिल्ली में आए, इंडिया के कैपिटल में, और उन्होंने वहां पे एहतजाज किया। तो उस वक्त भी शी वॉज वेरी वोकल अबाउट द एट्रोसिटीज दैट द इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग। और उसके अलावा उसके बाद भी जब ये एक ट्रांस नेशनल इनकी जो किलिंग स्प्री शुरू हुई, जिसमें अवतार सिंह खांडा हैं, जिसमें हरदीप सिंह निज्जर हैं, जिसमें गुरवंत सिंह पन्नू के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हैं, तो उस वक्त भी ये हरमीत ढिल्लों बहुत ज्यादा वोकल थी इंडिया की इस दहशतगर्दी के खिलाफ। तो ये ट्रम्प की बहुत क्लोज एडवाइजर भी हैं और ट्रम्प की इंडिया एक्सपर्ट भी हैं। सो इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट, यस दे आर इन पैनिक, और इंडिया के लिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली अभी तक की जो सिचुएशन है, दे हैव एक्चुअली बिकम अ नाइटमेयर। बिल्कुल, देखिए पन्नू साहब का मैंने इंटरव्यू भी किया हुआ है कनाडा में, और मुझे 2 रेफरेंडम में भी गया हूँ, तो वो तो बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया, और वो जिस तरह उन पे अटेम्प्ट भी हुई उसके बाद भी उनसे बात हुई, तो इंडिया के लिए बहरहाल प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अब हम आते हैं एक जैसे ड्रामा यहाँ पे किया जाता था कि जी ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो गई डिबेट, इसी तरह का एक अमेरिका में भी कोशिश की गई, और यही इतलात हैं जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं कि सिर्फ 6 सेनेटर्स जो हैं वहाँ उसमें आए। तो ये जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट था, जो मेरी अपनी भी यहाँ पे लोगों से बात हुई है, जो पिछले दिनों से हमने देखा भी है, अभी एक मुजाहरा भी हुआ, तो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है तहरीक इंसाफ को, और जिस तरह की जो इनकी लॉबिंग थी वो बहुत हद तक एक डिफ्यूज होती जा रही है। बरतानिया में तो बहुत सारे एमपीज को मैं जानता हूँ, पाकिस्तानी एमपीज, जिनसे रब्ता किया गया लेकिन उन्होंने इनकार किया। उसके बारे में आपकी क्या इंफॉर्मेशन है, जो अभी रिसेंट इन्होंने अमेरिका में कोशिश की?
دیکھیں ازوی، جس طرح آپ نے انگلینڈ کا ڈائسیکٹ کیا تھا، ان کی جو سیریمنی جو انہوں نے وہ انگلینڈ کے اندر وہ میٹنگ کرنے کی کوشش، کانفرنس کرنے کی کوشش کی تھی، اسی طرح امریکہ کے اندر بھی ان کی سیم اسٹریٹجی تھی. جس بلڈنگ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ کانفرنس کرنی ہے، اس بلڈنگ میں تقریباً 180+ رومز ہیں، اور ہر روم کرائے پہ ملتا ہے. تو سیم یہ وہ اس بلڈنگ میں جہاں پہ انہوں نے وہ سو کالڈ کانفرنس کی، انہوں نے صرف اپنے آپ کو بے نقاب کیا. صرف ایک صرف انہیں انٹرنیٹ کے اوپر تھوڑے بہت ویوز مل گئے ہوں گے، لیکن ان کا پلیت اور ناپاک چہرہ واضح طور پر سامنے آ گیا. پی ٹی آئی اب اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتی کہ معید پیرزادہ، وجاہت سعید خان ان کے اپنے ایسٹس ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ان آفیشلی آفیشل کیپیسٹی میں کام کر رہے. جو زہر انہوں نے اگلا اس کے، جب وہ جاد سعید اور معید پیرزادہ جو بالکل ایک بے بنیاد قسم کی باتیں وہاں پہ کر رہے تھے کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگائیں، تو پاکستان کے اندر بیٹھے پاکستانیوں کو وہ بات کوئی بھا نہیں رہی تھی، اور آئی ایم شیور کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی وہ بات بھا نہیں رہی تھی. سو گریجولی یہ اپنے آپ کو خود، پی ٹی آئی از آن اے سیلف ڈسٹرکشن اسپری، اپنے آپ کو خود ہی تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر ان کا جو لارجر ایجنڈا تھا وہ بھی واضح ہو گیا کہ جو اینٹی چائنا ان کا سٹانس تھا وہ بھی اس کانفرنس میں کھل کے سامنے آ گیا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی فورن پالیسی خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کس طرح امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر یا امریکن گورنمنٹ کے اندر وہ ایلیمنٹس جو کہ ایکسٹریملی اینٹی چائنا ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے اوپر سینکشنز لگوانے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ بات ہر پاکستانی کے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا صرف اور صرف انتشار اور پاکستان دشمنی کا ہے. یہ جو نئے سے نیا قدم اٹھاتے ہیں، یہ جو نیا پلان کرتے ہیں، چاہے وہ کانفرنسز ہوں، چاہے ان کے جلسے دھرنے ہوں، چاہے ان کے لانگ مارچز ہوں، ہر اگلا آنے والا جو ان کا سٹیپ ہوتا ہے وہ پچھلے سٹیپ سے زیادہ خطرناک اور گندا ہوتا ہے، اور وہ ان کو خود ہی نقصان پہنچاتا ہے. پی ٹی آئی کو ایز آف ٹوڈے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کے صحافی، ان کے یوٹیوبرز، ان کی جو سوشل میڈیا اسٹریٹجی ہے اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ پی ٹی آئی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. امریکہ میں ہونے والا جو انہوں نے تماشا کیا وہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. جی بالکل احمد، میرا خیال ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس کو بڑی حد تک سمجھ آ چکے. یہاں برطانوی حکومت کے ساتھ بھی پاکستانی حکومت نے بڑے اچھے طریقے سے مذاکرات کیے ہیں، بات ہوئی ہے، ان کے ساتھ ڈوزیئر ایکسچینج ہوئے. تو اس کے بعد بہت حد تک اس حکومت کا رویہ بھی اب تبدیل نظر آ رہا ہے، اور اوورسیز پاکستانی اس کا رویہ بھی تبدیل نظر آ رہا ہے. اوورسیز پاکستانی دیکھیں نا بھائی، آپ امریکہ کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کا پوری پی ٹی آئی سے پوچھ لیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو امریکہ میں جینوئن ایشوز ہیں، جو انہیں ریسزم کا پرابلم ہے، جو ایکسپیٹس کو جس بھی طرح کے آپ بہتر سمجھتے ہیں ایشوز ہیں، کیا آج تک پی ٹی آئی نے اس کی بات کی ہے؟ نہیں. انگلینڈ کے اندر جو ایکسپیٹس کو ایشوز ہیں، کیا آج تک پی ٹی آئی نے اس کی بات کی ہے؟ نہیں. جب پچھلے 2 سال سے آپ صرف منگتوں کی طرح مانگتے ہی جا رہے ہیں اوورسیز پاکستانی سے، آپ یہ بھی دے دو، ہمارے اس احتجاج میں بھی آ جاؤ، ہمیں فنڈز بھی دے دو، ہمیں پیسہ بھی دے دو، تو اوورسیز پاکستانی بھی کہتے ہیں کہ یار کیا میں صرف ایکسپلائٹ ہونے کے لیے رہ گیا ہوں؟ نہ مجھے کوئی فائدہ دیا، جب حکومت میں تھے تب بھی کوئی فائدہ اوورسیز پاکستانیز کو نہیں دیا، اور جب حکومت سے نکل گیا تب تو بالکل بھی نہیں دیا. تو اوورسیز پاکستانیز بھی کہتے ہیں کہ یار 2 سال ہو گئے ہیں، صرف ان کا انتشار اور فساد ہے، اور اب ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اوورسیز جو امریکہ، اسپیشلی امریکہ، انگلینڈ میں، ایون گلف کے اندر بھی، جب انہوں نے وہ یعنی اتنے الوف تھے یہ ریالٹیز کے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ریمیٹنسز بھیجنا بند کر دو، تو وہ گلف کے اندر جو پاکستانی مزدور بیچارہ وہاں پہ بیٹھا ہے اس نے بھی کہا کہ یار میں تمہاری وجہ سے اپنے بچوں کو بھوکا مار دوں، جبکہ تمہارے بچے وہاں پہ انگلینڈ میں بیٹھے عیاشی کر رہے ہیں. سو یہ ان کی اپنی ڈسٹرکٹیو پالیسیز ہی ان کے سامنے آ رہی ہیں، اور اوورسیز جو ان کی سپورٹ بیس تھی وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. there is no one else to be blamed, no one else to be blamed but PTI itself. انہوں نے خود اپنے اوپر یہ جو ہے خود کچھ دھماکے کی ہیں. بہت شکریہ احمد، آج کا یہ پروگرام تھا. اور جاتے جاتے خبر حسب معمول ایک دیتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف برطانیہ میں 2 گروپ واضح طور پر بن چکے ہیں. ابھی 2 دن قبل صاحبزادہ جہانگیر چیکو صاحب جو کہ عمران خان کے پرانے دوست ہیں، ان کی رہائش گاہ پہ بھی ایک اجلاس ہوا، جو ایک مخالف دھڑا ہے، زلفی بخاری گروپ ہے، اور دوسری طرف صاحبزادہ جہانگیر چیکو گروپ. اور اس میں جو مجھے بتایا، میرے جو لوگ تھے، جو خبر ملی ہے
ان کے جو اختلافات ہیں اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اس میں بہت ساری تقریریں ایک دوسرے کے خلاف کی گئی ہیں، اور اس کی بنیاد بنی ہے جو پارلیمنٹ میں ہونے والا ایک ایونٹ تھا، اس میں صاحبزادہ جہانگیر اور انیل مسرت صاحب کو شریک نہیں ہونے دیا گیا۔ تو یہ جو ایک واضح ڈویژن تھی، تو یہ اس اجلاس میں بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے رہنما شریک ہوئے، اور ابھی پھر انہوں نے کال دی 8 فروری کے لیے، لیکن وہ کال بھی جو ہے وہ لوگ اس کو سن نہیں رہے، اور پچھلے ہفتے بھی جو مظاہرہ ہوا تھا تو اس میں 2 درجن کے قریب لوگ تھے۔ تو یہ تھی آج کی خبر اور آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔